डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हेल्प करेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के दूसरे कंसेप्ट समझने में, जैसे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है। ये सभी टॉपिक्स आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों सेल्स में स्टडी करने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपको आता है देन इट्स फाइन, नहीं आता है तो मेरा एक दूसरा वीडियो है जर्नी इनटू सेल, उसे आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये बहुत ही आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको बाकी टॉपिक्स को आसानी से समझने में हेल्प करेगा। ओके, तो पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है सेल में। तो डीएनए की यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ओके, क्योंकि वहां पे कोई भी एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल नहीं होता जिसमें ये बाउंडेड हो। दूसरी, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में। इसके अलावा ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और यदि प्लांट सेल है तो यह पाया जा सकता है क्लोरोप्लास्ट में। ओके, तो ये तीन सेल ऑर्गेनेल्स हैं जहां पे यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए पाया जाता है। ओके, अब हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ साइड में दिखाई दे रहा है फिगर में, राइट। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब दो स्ट्रैंड से मिलके बना होता है। इसमें दो स्ट्रैंड्स होंगे जो आपको फिगर में भी दिख रहे हैं। लेट मी मार्क देम फॉर यू। ये हो गया एक स्ट्रैंड, ओके, डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड। सेकेंड स्ट्रैंड को यदि हम देखें तो वो हो गया ये वाला, दिस इज सेकेंड स्ट्रैंड। तो हम क्या कहते हैं? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ट्विस्टेड इनटू अ हेलिक्स। ट्विस्टेड का मतलब होता है इस तरीके से घुमाया हुआ है। तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इन्हें इस तरीके से घुमा रखा है। और अगर इस फिगर में देखें जो वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था, तो इसमें ये राइट हैंड साइड में घुमाया हुआ है। ओके, तो हमने क्या अभी तक समझा? डीएनए दो स्ट्रैंड से मिलके बना होता है। ये स्ट्रैंड्स आपस में ट्विस्ट किए हुए हैं। इन्हें आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे जो सीढ़ी होती है, आपने सीढ़ी देखी होगी इस तरह की स्ट्रेट, जिसमें बीच में पाँव रखने के लिए जगह होती है, राइट। तो जिसमें आप हाथ पकड़ के चढ़ते हैं वो तो हो गई ये स्ट्रैंड्स, और जो पाँव रख के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वो ये वाले पार्ट हो गए उसमें, राइट। तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अब यदि आप सीढ़ी को इस तरीके से घुमा दोगे तो वो इससे रिजेम्बलेंस शो करेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कि रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, और इन रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? इन रिपीटिंग यूनिट्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स नाम देते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स एक एक करके बहुत सारे जुड़ते हैं, वो स्ट्रैंड्स बनाते हैं, दो स्ट्रैंड आपस में जुड़ते हैं और डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं? सिंपल सेंस में कहें तो डीएनए क्या है? दे आर द पॉलीमर्स फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। वो एक बहुलक हैं। किसके बहुलक हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं? बहुलक या डीएनए बनाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो डीएनए एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर सेल के लिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जहाँ पे ये मौजूद है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में हम डीएनए के स्ट्रक्चर में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अभी तक हमने क्या बात की कि डीएनए जो है एक पॉलीमर है या बहुलक है जो किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज नाइट्रोजनस बेस, सेकंड इज सुगर, जो कि डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस सुगर होती है, और थर्ड कंपोनेंट इज फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड से जिनसे मिलकर बना होता है वो नाइट्रोजनस बेस, देन सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, नाइट्रोजनस बेस और सुगर आपस में मिल करके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड।
तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर, या कोई भी शुगर अगर आरएनए होगा तो वो राइबोस शुगर होगी, उसे हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसाइड। उसके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है इसके साथ में, तो ये मिल करके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर है। तो न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट्स हुए, 3 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, देन डीऑक्सीराइबोस शुगर यदि डीएनए है तो, राइबोस शुगर यदि आरएनए है तो, और थर्ड कंपोनेंट हो गया फॉस्फेट ग्रुप। ओके, अब इनको डिटेल में पढ़ना है, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज pyrimidine एंड सेकेंड इज प्यूरिन। ओके, इनका बेसिक स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पूरा डिटेल तो आप मास्टर्स करेंगे तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अभी बीएससी में आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो pyrimidine जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, आप देख सकते हैं 1 रिंग प्रेजेंट है इसमें, राइट, ये एक रिंग इसमें प्रेजेंट है। जबकि प्यूरिन्स जो होते हैं 2 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। अब इनमें हम नंबर देते हैं अलग अलग पार्ट्स को, जैसे ये 1 2 3 4 5, ताकि बताने के लिए कि कौन सी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5, देन यहाँ पे इस तरीके से नंबर दे रखी है, राइट। तो ये नंबरिंग क्या बताती है, पोजीशन बताती है। ये पोजीशन कब काम आएगी, जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तब आपको पोजीशन रेफर करने के लिए काम आएगी, राइट। तो अभी आपको क्या ध्यान देना है, pyrimidine सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरिन्स 2 रिंग स्ट्रक्चर। अब pyrimidines के फर्दर टाइप्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स आर देयर। यदि डीएनए की हम बात करें तो 2 टाइप प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन, ये भी डीएनए में पाया जाता है, और ये आरएनए में भी पाया जा सकता है। ओके, डीएनए एंड आरएनए दोनों में पाया जाता है। थाइमिन जो होता है ये केवल डीएनए में पाया जाता है, और यूरैसिल जो होता है ये केवल आरएनए में पाया जाता है। इनके बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखिए। pyrimidine की बात करें हम, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ओके, साइटोसिन में यहाँ पे इस पोजीशन पे अमीनो ग्रुप पाया जाता है, जबकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कीटो ग्रुप देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे इसी के पास वाली पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, तो साइटोसिन और थाइमिन में ये डिफरेंस पाया जाता है। यूरैसिल की बात करें तो यदि इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हम हटा दें तो वो यूरैसिल बन जाएगा। ओके, तो 3 तरह के pyrimidines है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरैसिल। यूरैसिल थाइमिन की जगह पे पाया जाता है आरएनए में। ओके, तो आरएनए में थाइमिन नहीं होकर के क्या पाया जाता है, यूरैसिल पाया जाता है। थाइमिन और यूरैसिल में क्या डिफरेंस बताया, सिर्फ इस मिथाइल ग्रुप की एब्सेंस होती है यूरैसिल में। तो हम क्या बोल सकते हैं, थाइमिन को मिथाइलेटेड यूरैसिल भी बुला सकते हैं। ओके, तो ये pyrimidine के स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम देखते हैं प्यूरिन्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में 2 प्रकार के प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। ओके, एडेनिन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो एक प्रकार का अमीनो प्यूरिन होता है, जबकि गुआनिन कीटो प्यूरिन होता है। ओके, तो यहाँ पे इसमें अमीनो ग्रुप पाया जाता है, जबकि यहाँ पे इसमें कीटो ग्रुप पाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप्स के हो गए, कौन कौन से, pyrimidines एंड प्यूरिन्स। pyrimidine में फर्दर हमने 3 टाइप्स पढ़े, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरैसिल। यूरैसिल इज स्पेसिफिक टू आरएनए, थाइमिन इज स्पेसिफिक टू डीएनए, साइटोसिन दोनों में पाया जाता है। प्यूरिन्स पढ़े हमने एडेनिन एंड गुआनिन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं शुगर पे। शुगर किस प्रकार की पाई जाती है, शुगर जो होती है एक पेंटोज शुगर होती है, मतलब इसमें 5 कार्बन होते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं मार्क कर देती हूँ, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 5 कार्बन। अब इनको हमें लेबल करना है, मार्क करना है, जैसे हम पहचान सके बॉन्ड बनाते टाइम कौन सा कार्बन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इसे मार्क किया 1 प्राइम, ये हो गया 1, और ऐसे साइड में बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्राइम। ओके, ये पोजीशन हो गई 2 प्राइम, ये वाली हो गई 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। अब आप सोचेंगे प्राइम क्यों मेंशन किया है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके। 1 2 3 4 टर्म्स हमने यूज की थी नाइट्रोजन बेसिस में, अब 1 प्राइम 2 प्राइम हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम शुगर की पोजीशंस की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये एक पेंटोज शुगर है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जो 2 प्राइम कार्बन होता है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जो 2 प्राइम पोजीशन पे कार्बन है, कौन सा है, ये वाला जो ब्लू कलर का मार्क किया हुआ है,
यदि यहाँ पे OH प्रेजेंट है, ओके, तो इस शुगर का नाम होगा राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर कहाँ पाई जाती है? आरएनए में, ओके। तो आरएनए की जो पेंटोज शुगर होती है वो होती है राइबोज शुगर, लेकिन यहाँ पे डीएनए में कौन सी है? इट इज डीऑक्सी राइबोज। तो राइबोज तो है लेकिन उस वो डीऑक्सी कंडीशन में, डी मतलब हटा देना, क्या हटाया गया है? तो ऑक्सीजन ग्रुप हटा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो OH था उसमें से O हटा के सिर्फ H रह गया है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ H रहने के कारण अब हम इसे क्या बोल रहे हैं? डी ऑक्सी राइबोज शुगर। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, इसी O के हट जाने के कारण डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ओके, व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ आरएनए। क्यों होती है डिटेल में आप बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, किसकी? डीएनए की, व्हेन कंपेयर टू आरएनए। इसीलिए नेचर ने ज्यादातर जगहों पे डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बनाया है, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ आरएनए, ओके। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़े? नाइट्रोजन बेसिस पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, शुगर, दोनों को कंपेयर किया, आरएनए की राइबोज शुगर को और डीऑक्सी राइबोज जो डीएनए में पाई जाती है उसे, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। जब फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाता है देन इट इज सेड टू बी न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड एज अ मोनोमर्स यूज किए जाते हैं डीएनए को सिंथेसाइज करने में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपके फॉस्फेट ग्रुप, ओके। अब हम देखते हैं किस तरीके से ये तीनों आपस में जुड़ते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले फोकस करेंगे शुगर पे, ओके। तो शुगर का ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन, ओके, 5 कार्बन हो गए। तो ये हमारा हो गया नाइट्रोजन बेस, ये हो गई हमारी शुगर, और ये हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो आप पोजीशंस देखिए, शुगर की 1 प्राइम पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस अटैच होगा। कौन सा नाइट्रोजन बेस अटैच होगा? तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन्स में से कोई भी हो सकता है, राइट। और 5 प्राइम पोजीशन पे शुगर की कौन अटैच होगा? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो पोजीशन फिक्स है, आपको ध्यान रखनी है। नाइट्रोजन बेस में चेंज आ सकता है, शुगर और फॉस्फेट तो सभी में सेम रहेंगे, राइट। डीएनए में शुगर और फॉस्फेट में तो चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली आरएनए है तो उसमें भी शुगर और फॉस्फेट फिक्स है, शुगर राइबोस होगी और फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो चेंजेस कहाँ पे आते हैं? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन बेसिस में। यहाँ पे क्या हो सकता है? AGTC, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो केवल इनमें चेंज देखने को मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या हो गया? मैंने बात की थी शुगर और बेस, ये मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जब उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे हमने X से मेंशन किया है इसे, X, राइट। ये X क्या है? 2 प्राइम पोजीशन की हमने बात की। 2 प्राइम में यदि H है, O नहीं है, तो इसका मतलब डीएनए की बात करें। यदि यहाँ पे OH है तो हम क्या बात करें? राइबोज शुगर है ये, और आरएनए की बात करें। बाकी जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर डीएनए और आरएनए दोनों में सेम रहेगा, ओके। सिर्फ यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, थाइमिन की जगह यूरासिल पाया जाएगा आरएनए में, ओके, जबकि डीएनए में क्या होगा? थाइमिन होगा। तो अब हम डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स हमने स्टडी कर लिए, राइट। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया 1, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया 2, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया 3, और ये हो गया 4, राइट। तो 4 न्यूक्लियोटाइड आपको यहाँ पे जोड़ के बताए गए हैं। तो ये हो गया फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। इसमें हम फिर से मार्क कर लेते हैं। इसमें ये हो गई शुगर, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, एंड दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का। ये शुगर, नाइट्रोजनस बेस, एंड दिस इज फॉस्फेट। शुगर, नाइट्रोजनस बेस, एंड दिस इज फॉस्फेट। शुगर, नाइट्रोजनस बेस, एंड दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, राइट। तो तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड्स के। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ओके।
तो इस तरीके से एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं और एक कंप्लीट डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इस स्ट्रैंड का एक पार्ट 5 प्राइम होगा जहाँ पे कि फॉस्फेट अटैच्ड है, और जहाँ पे कि शुगर से एंड हो रहा है वो वाला पार्ट इसका कौन सा होगा, 3 प्राइम रीजन होगा। जब भी नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद बता रही हूं मैं यहाँ पे, आपको ध्यान से समझना है। जब भी नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो वो यहाँ पे ऐड होगा, आपको ध्यान रखना है कहाँ पे ऐड होगा, वो यहाँ पे ऐड होगा। कौन से रीजन पे, 3 प्राइम रीजन पे। यहाँ पे 5 प्राइम रीजन पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काम आएगा, बार बार बात करेंगे इसकी हम। ओके, तो जो भी नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, इसके स्ट्रैंड को अगर बढ़ाना है तो वो हमेशा 3 प्राइम पार्ट पे ऐड होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर। सिमिलरली दूसरा स्ट्रैंड भी होगा, राइट, हमने बात की डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो दूसरा स्ट्रैंड भी हम इसमें ज्वाइन करते हैं तो वो बन जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या देखेंगे, तो जो वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था वो अब आपको अच्छे से समझना है। जो लैडर के साइड वाले पार्ट हैं जिन्हें आप हाथ से पकड़ के चढ़ते हैं, वो वाले जो पार्ट हैं वो किससे बन के मिलके बने, फॉस्फेट और डीऑक्सी राइबोज शुगर से। तो किसकी बात करें, इस वाले रेड वाले पोर्शन की, ये वाला, ये पोर्शन किससे मिलके बना है, ये फॉस्फेट प्लस शुगर से मिलके बना है। सिमिलरली अपोजिट स्ट्रैंड का भी किससे मिलके बना है, शुगर और फॉस्फेट से मिलके बना है, राइट। अब सीढ़ी के वो वाले पार्ट होते हैं जिसपे हम पाँव दे के चढ़ते हैं, जहां पे पाँव रख रहे हैं ये वाले पार्ट, ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं, ये किससे मिलके बने हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बने हैं, आप देख सकते हैं, राइट। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों स्ट्रैंड्स जो थे, जो अलग अलग थी, ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग का। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपस में पेयर बनाते हैं। पेयर किस प्रकार से बनाते हैं, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आता है चारगाफ। चारगाफ ने कुछ रूल्स दिए थे, उनमें से कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ओके, प्यूरिन विल मेक बॉन्ड विथ पिरिमिडिन्स, एक तो ये ध्यान रखना है। ओके, दूसरा उन्होंने बताया था एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा। और सिमिलरली थाइमिन को जुड़ना है एडेनिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सेकेंड उन्होंने बताया साइटोसिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से जुड़ेगा। ओके, तो हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा, प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। प्यूरिन्स कौन कौन से हो गए, तो हम एक बार फिर से इसे लिख लेते हैं। प्यूरिन आपने कौन कौन से पढ़े थे, एक तो पढ़ा था आपने एडेनिन, दूसरा पढ़ा आपने ग्वानिन। पिरिमिडिन कौन से आपने स्टडी किए, डीएनए की बात करें हम, एक थाइमिन और दूसरा साइटोसिन, ये ध्यान रखना है। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको ध्यान रखना है, एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपको एक स्ट्रैंड में पता हो कि यहाँ पे ग्वानिन है तो उसके सामने कौन सा होगा, हमेशा साइटोसिन। यहाँ थाइमिन है तो हमेशा एडेनिन होगा, यहाँ एडेनिन है तो सामने थाइमिन होगा, यहाँ साइटोसिन है तो हमेशा ग्वानिन होगा, क्योंकि ये फिक्स है, ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, सी हमेशा जी के साथ जुड़ेगा, एंड वाइस वर्सा कंडीशन भी होती है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से यदि मैं एक स्ट्रैंड की नाइट्रोजन, क्योंकि हमने क्या देखा कि स्ट्रैंड में शुगर फॉस्फेट तो सेम है, राइट, डीएनए की यदि हम बात करें तो शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन तो सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस में, राइट। तो नाइट्रोजनस बेसिस में यदि एक स्ट्रैंड का मैं सीक्वेंस दे दूं तो इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के साथ आप दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस अपने आप निकाल सकते हैं। ओके, तो यही चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज इज कि साइड्स ऑफ द लैडर किससे मिलके बने हैं, वो मिलके बने हैं फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शुगर से। बेसिस जो है रंग्स ऑफ द लैडर बना रहे हैं, जो वीक केमिकल बॉन्ड्स, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनसे मिलके बने हैं, जुड़े हुए हैं, राइट।
अब इन्हें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, हमें पता है, राइट। तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने के कारण ये इजीली ब्रेक भी किए जा सकते हैं। कैसे? तो यदि टेम्परेचर राइज होगा तो क्योंकि ये वीक बॉन्ड्स हैं तो ये ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस करती हूँ, डीनेचुरेशन। ओके, डीनेचुरेशन आगे काम आएगी, आपको ध्यान रखना है। डीनेचुरेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। इसके लिए एक और टर्म भी कई बार यूज की जाती है, मेल्टिंग। ओके, तो डीनेचुरेशन और मेल्टिंग का मतलब आपको समझना है, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो एक प्रकार के वीक बॉन्ड है। जैसे ही टेम्परेचर रेज होगा तो ये वीक बॉन्ड्स आपस में ब्रेक हो जाएंगे, जिससे दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन और मेल्टिंग। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स जुड़े हुए हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, एंटी पैरेलल हैं। एक तो होता है पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, मतलब ऐसे, लेकिन ये एंटी पैरेलल है, मतलब पैरेलल तो है लेकिन इस तरीके से उल्टी पोजीशन में। अब पोजीशन का मतलब क्या है, तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि फर्स्ट डीएनए का स्ट्रैंड जो है उसमें यहाँ पे कौन सा रीजन है, 5 प्राइम, और मैंने आपको कहा था 5 प्राइम पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, और 3 प्राइम पे क्या होती है, सुगर, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट स्ट्रैंड। सेकेंड स्ट्रैंड को आप देखिए, यहाँ पे क्या है, 5 प्राइम के जस्ट सामने 3 प्राइम है, 5 प्राइम नहीं है, राइट। और 3 प्राइम के सामने क्या है, 5 प्राइम है। तो 5 प्राइम पार्ट के आगे 3 प्राइम रीजन होगा और 3 प्राइम के पार्ट में दूसरे स्ट्रैंड का 5 प्राइम होगा। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये एंटी पैरेलल है। ओके, मतलब ऐसे नहीं हो करके इस तरीके से पैरेलल है। अब ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आगे यही चीज मेंशन है, डीएनए डबल हेलिक्स एंटी पैरेलल होते हैं। 5 प्राइम एंड के सामने 3 प्राइम एंड होता है और 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ए और टी में, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं सी और जी में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस स्ट्रक्चर में। तो ये पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको बताया गया है किस तरीके से मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं डीएनए में। इसी पार्ट को, इस वाले पार्ट को एनलार्ज करके बताया हुआ है, राइट। ये 3 प्राइम OH एंड है, ये 5 प्राइम फॉस्फेट एंड है। याद रखना है 3 प्राइम पे OH होता है, 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इसी को बड़ा किया गया है, ये 3 प्राइम एंड हो गया, ये 5 प्राइम। अपोजिट डायरेक्शन में 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो ये लैडर के साइड वाले पार्ट्स हो गए जो कैसे हैं, ये वाले पार्ट्स कैसे हैं, सुगर और फॉस्फेट के, हम मार्क कर सकते हैं इसे, राइट। ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप, ये हो गई सुगर, फॉस्फेट, सुगर, फॉस्फेट, सुगर, फॉस्फेट, सुगर। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी सुगर, फॉस्फेट, सुगर, फॉस्फेट इसी प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो साइड वाला पार्ट सुगर और फॉस्फेट से मिलके बना है। ये क्या हो गए, नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, राइट। नाइट्रोजनस बेस गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन और एडेनिन, राइट। अब हमने स्टडी किया गुआनिन के सामने हमेशा साइटोसिन होगा, ऐसा क्यों होता है, आप में से कोई भी पूछ सकता है, राइट। तो गुआनिन की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है कि वो साइटोसिन के जब सामने आता है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें इजीली बन सकते हैं। कैसे बनते हैं, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता होना चाहिए डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए साइटोसिन के स्ट्रक्चर में ये जो है ये हो गया डोनर, और ये वाला जो O है एक्सेप्टर। यहाँ पे ये N जो है हो गया डोनर, ये हो गया एक्सेप्टर, राइट। ये हो गया डोनर और ये हो गया एक्सेप्टर। तो डोनर एक्सेप्टर की पोजीशन ऐसे बैठती है कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इजीली बन जाते हैं, राइट। यही अगर इसकी जगह C की जगह आप A लगा के देखें या कुछ और लगा के देखें नाइट्रोजनस बेस, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और सिमिलरली थाइमीन और एडेनिन में भी आप देख सकते हैं, ये हो गया डोनर, ये एक्सेप्टर, ये यहाँ पे हो गया डोनर, दिस इज एक्सेप्टर, राइट। तो 2 ही पोजीशन डोनर एक्सेप्टर की बन रही है, तो वहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको समझना है। इसीलिए हमेशा गुआनिन साइटोसिन से और थाइमीन एडेनिन से और पेयरिंग करते हैं, और फिक्स है इनके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं।
यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डीएनए में जीसी कंटेंट और एटी कंटेंट जो है डिसाइड करता है स्टेबिलिटी को डीएनए की, क्योंकि हम देखते हैं कि जी और सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि ए और डी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यदि मैं कहूँ आपसे कि जीसी कंटेंट किसी डीएनए में ज्यादा है, तो हम उसका मतलब होगा कि उसे डीनेचुरेट होने में या मेल्ट होने में ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड्स उतने ही ज्यादा होंगे। और 80 कंटेंट यदि ज्यादा है तो जीसी कंटेंट कम हुआ, जस्ट वैसी कंडीशन हुई, तो इसको टेम्परेचर जो है कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएगा। ओके, मेल्ट हो जाएगा मतलब इसके स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो जीसी कंटेंट और एटी कंटेंट डिसाइड करता है डीएनए की स्टेबिलिटी को। जितना ज्यादा जीसी कंटेंट होगा उतना ही उसका स्टेबिलिटी मोर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेबिलिटी मोर, यहाँ पे स्टेबिलिटी लेस होगी यदि 80 कंटेंट ज्यादा होगा तो। ओके, तो ये जीसी 80 कंटेंट डिसाइड करता है डीएनए की स्टेबिलिटी को कि कितना स्टेबल होगा। अब हम एक और स्मॉल टॉपिक है उसे कवर करेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ डीएनए के। तो अभी तक जो आपने डीएनए स्टडी किया है वो वाटसन एंड crick का मॉडल स्टडी किया। इसके कुछ डिमेंशंस भी हैं जो मैं चाहती हूँ आपको पता हो। तो वो डिमेंशंस एक बार हम एक डायग्राम से देखते हैं जो पीछे रह गया है। जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। ओके, ये रहे, ये जो मॉडल था जो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ओके, और उन्होंने दिया था ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए का, ध्यान रखना है हमेशा बी फॉर्म ऑफ डीएनए है जो राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है, हम पढ़ चुके हैं। इसके कुछ डिमेंशंस याद करने हैं आपको कि इसका जो डायामीटर है ये वाला पार्ट वो कितना होता है, 2 mm होता है। अब जब ये टर्न करता है तो ये जो है इसका एक हेलिक्स कहलाता है। इस एक हेलिक्स का लेंथ यदि हम देखें तो वो कितनी है, 3.4 mm है। ओके, ये आपको ध्यान रखनी है। डायमीटर कितना बताया, 2 mm डायमीटर होता है। अब एक हेलिक्स के अंदर लगभग 10 बेस पेयर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। 10 ऐसी सीडी आप समझ सकते हैं हो सकती हैं। दो के बीच का डिस्टेंस जो है ये कितना होता है, 0.34, क्योंकि 10 है ना, 10 के बीच का कितना है 3.4 mm, तो 2 के बीच का कितना होगा 0.34 mm, एनएम की बात कर रहे हैं। ओके, तो राइस अगर हम देखें तो 0.34 एनएम होता है। तो ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर्स है, डिमेंशंस है, आपको ध्यान रखना है। डायमीटर इज 2 एनएम, एक हेलिक्स में 10 होते हैं, एक हेलिक्स की लंबाई 3.4 एनएम है, दो के बीच नाइट्रोजन बेसिस के बीच की दूरी लगभग 0.34 एनएम होती है। अब याद एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब डीएनए इस प्रकार से मुड़ता है, हेलिकली ट्विस्ट करता है, कॉइल होता है, उस दौरान उसमें कुछ ग्रूव्स बनती हैं, जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको इस तरीके से। तो ये ग्रूव कैसी है, बड़ी है साइज में, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेजर ग्रूव। ये क्या है, मेजर ग्रूव है। और ये जो खांच दिख रही है कैसी है, ये छोटी है व्हेन कंपेयर टू दिस, राइट। तो ये क्या कहलाएगी, माइनर ग्रूव। ये वाली मेजर ग्रूव, ये माइनर ग्रूव। ओके, मेजर और माइनर ग्रूव डीएनए में इंपॉर्टेंट होती है। आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये कुछ प्रोटीन्स जो इनके साथ इंटरेक्ट करती है उनकी बाइंडिंग में हेल्प करती है। यहाँ पे आके कुछ प्रोटीन्स बाइंड होती हैं। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेजर और माइनर ग्रूव्स फॉर्म होती हैं डीएनए में जब वो कॉइल होता है। अब वापस आते हैं हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए में। हम बात कर रहे थे डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए। तो बेसिकली 3 आप देख सकते हैं, ए, बी एंड जेड टाइप। ओके, इसमें ए एंड बी जो होते हैं ये राइट हैंडेड होते हैं, जबकि जेड डीएनए जो है लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, मतलब उसके उल्टे डायरेक्शंस में होती हैं। ए डीएनए, अच्छा इसकी कुछ स्पेसिफिसिटीज हैं वो अपन देख लेते, पॉइंट्स देख लेते जल्दी जल्दी। ए डीएनए जो होता है ये हेलिक्स जो है राइट हैंडेड होता है, बी के जैसे, सिमिलरिटी हो गई। शॉर्टर और मोर कॉम्पैक्ट हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। शॉर्टर मतलब अगर बी डीएनए को आप ऐसे दबा दें तो वो ऐसे ब्रॉड हो जाएगा और लेंथ कम हो जाएगी, राइट। तो उस तरीके से ए डीएनए फॉर्म होगा। और कब बनता है, डिहाइड्रेटेड सैंपल्स में। सैंपल्स जो है यदि डिहाइड्रेट हो गए हैं तो आपको दिखाई देगा वो क्या फॉर्म, ए डीएनए की फॉर्म दिखाई देगी। ओके, बी डीएनए ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है, इसका ये सारा डिटेल जो है यहाँ पे ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है और हमने जो है एनएम में स्टडी किया है। एक ही बात है, आप मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो एनएम का जो है वो एंगस्ट्रॉम में चेंज हो जाएगा।
जेड डीएनए की यदि हम बात करें, मैंने क्या कहा, ये कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। पहले तो उल्टे डायरेक्शन में इस तरीके से कॉइल होता है, राइट। ये भी डबल हेलिकल है, डीएनए में से डबल है, मोस्टली डबल हेलिकल ही होता है, और कुछ प्रोटीन्स को हेल्प करता है स्ट्रांगली बाइंड होने में। तो ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन ये कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है और थिनर होता है। तो इसे आप टेबल में देख सकते हैं। ये टेबल आपको कोशिश करनी है, आपको याद हो जाए। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड जेड डीएनए। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलिक्स का टर्न या ट्विस्ट या कॉइल किस डायरेक्शन में होता है। तो बी डीएनए का तो आपको याद ही है, राइट हैंडेड होता है। ए डीएनए का भी राइट होता है। जेड डीएनए का हमने स्टडी कर लिया, लेफ्ट हैंडेड होता है। बेस पेयर पर टर्न यहाँ पे 10 बताया था, ऑन एन एवरेज 10.4 होता है, यहाँ 11 और यहाँ पे 12 होता है। राइज पर बेस पेयर मतलब दो बेस पेयर्स के बीच का जो लेंथ है 0.34 होता है गैप। यहाँ पे 0.23 होता है, मतलब वो पास आ गए, हमने कहा ना एडीएनए में पास आ गया और थोड़ा सा मोटा हो जाता है और थोड़ा हाइट में कम हो जाता है, और इसमें दूर चले जाते हैं तो 0.38 होता है। पिच की यदि हम बात करें, यहाँ पे 3.4 nm है, मतलब एक हेलिक्स की लंबाई की बात हो रही है। यहाँ पे 2.46 है, यहाँ पे 4.56 है, ओके। तो ये लॉन्गर हो गया व्हेन कंपेयर टू बी डीएनए, और ये शॉर्टर हो गया। ऐसे ध्यान रखना है, बी डीएनए को यदि आप दबा देंगे तो हाइट कम हो गई, तो ए डीएनए हो गया, और हाइट कम होने के कारण वो साइड से निकल जाएगा तो वो ए डीएनए हो जाएगा। इसे आप कंपैरेटिवली याद कर सकते हैं। डायमीटर की यदि हम बात करें, लगभग 2 nm आपको यहाँ बताया था, इसका 2.55 है और इसका 1.84 है, तो ये पतला है व्हेन कंपेयर टू दैट। ए डीएनए सबसे ज्यादा ब्रॉड है और बी जो है बीच में आता है। मेजर ग्रुव की बात करें, मतलब जो बड़ी वाली खाज है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे नहीं पाई जाती। और माइनर ग्रूव जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है, डीप होती है, काफी डीप गहराई में होती है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं डीएनए में। तो इसी के साथ मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डीएनए के हमने कवर कर ली है। लेट अस रिवाइज वंस मोर। डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो हेलिक्स की फॉर्म में होता है, कॉइल्ड होता है, ट्विस्टेड होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग पाई जाती है नाइट्रोजनस बेसिस की। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ बाइंड करते हैं, ए टी के साथ होता है, सी जी के साथ बाइंडिंग करता है। ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम होता है और 3 प्राइम एंड के सामने 5 प्राइम होता है, ओके। फिर कुछ पर्टिकुलर डिमेंशन से आपको याद रखने हैं, बेसिकली बी डीएनए के जो वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था वो ध्यान रखने हैं आपको, राइट। फिर उनको कंपैरेटिवली आपको ए और जेड के साथ याद करना है। आई होप आपको यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए का समझ आया होगा। आगे हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।